Assalamu alaikum everyone and welcome to my channel Scour Your Knowledge. Thank you so much for joining me again. आज एक नया टॉपिक है which is elasticity and specifically the demand elasticity. तो demand elasticity को आज हम identify करेंगे what the demand elasticity is all about और उसके साथ साथ demand elasticity के साथ जो उसकी relative factors हैं जो कि price है और उसके अलावा non price factors जो डिमांड इलास्टिसिटी के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं और जितनी आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसकी इलास्टिसिटी को आइडेंटिफाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दोज पर्टिकुलर फैक्टर्स विच कुड बी प्राइस फैक्टर और दी नॉन प्राइस फैक्टर्स। उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, बट पहले हम डिमांड इलास्टिसिटी क्या होता है और उसका प्राइस के साथ जो भी रिलेशनशिप है विद रिस्पेक्ट टू इलास्टिसिटी, हम इन दो चीज़ों को मेनली आज के टॉपिक में कवर करने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिमांड इलास्टिसिटी बेसिकली एक रिलेटिव कंपैरिजन या एक रेशो को आइडेंटिफाई करता है जो कि एक आपके क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड जो कोई भी फैक्टर होगा, वो प्राइस हो सकता है, वो अदर नॉन प्राइस फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें आपके इनकम शामिल है, जिसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर्स, उसके अलावा हमने जो प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स जो हमने स्टडी किया था वो हो सकता है और बहुत सारे वेरिएबल्स इसमें इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं। तो जो क्लासिक एक डेफिनेशन है डिमांड इलास्टिसिटी की वो आप पहले नोट कर लें। सो बेसिकली डिमांड इलास्टिसिटी इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट showing the percentage change in the quantity demanded of a particular product in relation to the percentage change in any one of the variables included in the demand function for that product. So the important point is that elasticity measures the responsiveness in the ratio form. जो भी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज होती हैं उसको हम रेशोस की फॉर्म में कंपैरिजन उसका करते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि हम क्वांटिटी डिमांड जो होती है हमारी उसको हम जब किसी भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट से हम जब उसको मेजर कर रहे होते हैं, गेज कर रहे होते हैं, और जो दूसरा फैक्टर हम उसके साथ इन कंपैरिजन ले रहे हैं उसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, तो दोनों के यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स वेरी करेंगे। तो जब दोनों के यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स वेरी करते हैं तो डेफिनेटली जो आपकी इलास्टिसिटी का जो आपका कोएफिशिएंट आपको अटेन होगा आंसर की फॉर्म में, वो बेसिकली वो इलास्टिसिटी आइडेंटिफाई नहीं कर रहा होगा जो कि ओरिजिनली उन दो क्वांटिटी डिमांड और उस फैक्टर के बीच की जो इलास्टिसिटी होगी, विच मीन्स कि जब आप प्राइस को चेंज करेंगे तो क्वांटिटी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कंज्यूमर की इनकम का कितना परसेंट चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है। उसी तरह से नंबर ऑफ कंज्यूमर्स का इंक्रीज या डिक्रीज जब होता है उसमें कितना परसेंटेज राइज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसका आपकी क्वांटिटी डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो दोनों के कंपैरिजन्स की वजह से और उनके यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होने की वजह से हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यूज हम इसकी नहीं लेते, हम इनकी परसेंटेजेस के साथ काम करते हैं। अब इतनी सारी मैंने आपको बात कर दी, वाइट बोर्ड बिल्कुल क्लीन है, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, आई नो दैट। अब हम इसको लिख के आइडेंटिफाई करते हैं कि जो मैं बोल रही हूँ कि ये परसेंटेज चेंज ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज ऑफ द फैक्टर्स रिलेटेड टू द डिमांड, तो ये है क्या चीज़। चलिए हम लिख लेते हैं इसको। Here as you can see that elasticity of price, अब यहाँ पे मैं elasticity of price को आइडेंटिफाई कर रही हूँ, तो यहाँ से हम प्राइस इलास्टिसिटी को भी एक तरह से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो प्राइस इलास्टिसिटी की आप जब बात करते हैं तो उसमें परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी एक्स प्रोडक्ट with respect to the percentage change in the price of that product. अब इन दोनों के यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे. आपके प्राइस का यूनिट ऑफ मेजरमेंट कंप्लीटली डिफरेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ योर क्वांटिटी डिमांडेड. तो जो भी इनके परसेंटेज चेंजेस हमें आइडेंटिफाई होंगे उनको हम एज अ रेशो लेंगे और उस रेशो के जरिए हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इलास्टिसिटी आया, ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये इलास्टिक है, इन इलास्टिक है या फिर यूनिट इलास्टिक है. तो ये चीज़ें हम आगे फर्दर इसको डिस्कस करेंगे. बट फॉर नाउ आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लें कि आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो परसेंटेज चेंज को आइडेंटिफाई करता है. परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी प्रोडक्ट with respect to the percentage change of the price of the same product. Okay? अब अगर इसी चीज़ को हम ग्राफिकली आइडेंटिफाई करना चाहें तो वो हम इस तरह से करेंगे. एज यू कैन सी हमने स्टार्ट में डिमांड फंक्शन के बाद डिमांड कर्व को डिस्कस किया था. तो अगर आपको उसका थोड़ा सा एक ब्रीफ रिव्यू चाहिए हो तो लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. अदरवाइज यहाँ से भी आपको एक फाइन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम इसको वाई एक्सिस पे प्राइस को प्लॉट कर रहे हैं, हम क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं. और यहाँ से व्हेन द प्राइस वाज लेट्स सपोज $10 लेट्स सपोज, और अब उसमें प्राइस चेंज जो आया है वो ये आपके $1 का प्राइस चेंज आया है. और क्वांटिटी जो पहले आपसे डिमांड की जा रही थी दैट वाज 2 यूनिट्स, अब आपसे क्वांटिटी डिमांड की जा रही है 3 यूनिट्स लेट्स सपोज. सो P1 से P2 दैट इज योर चेंज इन प्राइस एंड Q1 से Q2 दैट इज योर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. सो दिस इज माय चेंज इन प्राइस एंड दिस इज माय चेंज इन क्वांटिटी. तो यहाँ से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपका जो भी परसेंटेज चेंज आपका क्वांटिटी प्राइस में आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू दैट आपका परसेंटेज चेंज आपके क्वांटिटी डिमांड में कितना आ रहा है. या इसको हम दूसरी तरह से देख लेते हैं कि क्वांटिटी डिमांड पे जो इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से वो है आपका प्राइस. तो कितना प्राइस राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली कितना क्वांटिटी पर इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से मूवमेंट अलोंग द कर्व आपको यहाँ आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर आपकी डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है. विच मीन्स कि आपकी प्राइस जब डिक्रीज हो रही है तो आपकी क्वांटिटी ऑब्वियसली इंक्रीज हो रही है. क्योंकि हमारा जो हमने डिमांड का लॉ पढ़ा था, डिमांड फंक्शन जो हमने स्टडी किया था उसमें हमने यही स्टडी किया था कि जब आपकी प्राइस कम होती है तो आपकी क्वांटिटी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है. बिकॉज कंज्यूमर्स के जो एक फिनोमिनन और एक जो नेचुरल एक जो नेचर है वो ये है कि जब प्राइस कम होगी तो कंज्यूमर्स वुड बी विलिंग टू बाय मोर ऑफ द प्रोडक्ट, जिसकी वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ेगी. तो ये डाउनवर्ड स्लोप करेगा और इसका नेगेटिव रिलेशनशिप आइडेंटिफाई होगा. तो जो वैल्यूज आपको मिलेंगी वो भी ऑब्वियसली एक नेगेटिव कोएफिशिएंट आपको मिलेगा जब भी आप इलास्टिसिटी को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिमांड और प्राइस. जब आप उसका इलास्टिसिटी आइडेंटिफाई करेंगे तो वो आपको एक नेगेटिव कोएफिशिएंट मिलेगा. तो आप नेगेटिव साइन को कंप्लीटली इग्नोर करेंगे और उसको आप वहाँ पे ये कंसिडर करेंगे कि वो नेगेटिव साइन ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में वो एक नेगेटिव रिलेशनशिप है. ठीक है. और आप कोएफिशिएंट की वैल्यू पे फोकस करेंगे. अब वो कोएफिशिएंट की वैल्यू पे क्या फोकस करना है और वो कितनी होनी चाहिए और कितनी वैल्यू होगी तो हम उसको इलास्टिक कंसिडर करेंगे और कितनी वैल्यू को हम इन इलास्टिक कंसिडर करेंगे. ये सारी चीज़ें हम आगे इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं. बट फॉर नाउ ग्राफिकली आपने इस चीज़ को प्लॉट होते हुए देख लिया कि किस तरह से आप इस चीज़ को इन अ फॉर्मूला भी देख सकते हैं. ये कोई एक
ये एक वेग फॉर्मूला आप कह सकते हैं या एक बेस फॉर्मूला कह सकते हैं। ये एक्सपेंड होगा, इससे हम जब इलास्टिसिटी आइडेंटिफाई करेंगे तो वहाँ से हम वो एक डिफरेंट फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये एक इलस्ट्रेटिव एक पिक्चर देने के लिए ये आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है, और उसके साथ ही आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे दी गई है, सो दैट ये आपको प्राइस और डिमांड का जो एक इनकॉर्पोरेशन है या रिलेशनशिप है वो अच्छे से समझ आ जाए। और स्टूडेंट्स, इलास्टिक, इन इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक की अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी। ये होते क्या है? एक मैथ्स का एक बहुत ही एक बेसिक रूल जब हमने पढ़ा था, जब हम फ्रैक्शंस वगैरह और प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वगैरह जब हम 4th या 5th स्टैंडर्ड में जब हम करते थे, उसमें हमने एक चीज़ सीखी थी कि न्यूमरेटर जब भी हमारा एक छोटी वैल्यू होगी विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर, तो हमें जो वैल्यू रिसीव होगी वो इट वुड बी लेस देन 1, और जब भी हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर, तो जो वैल्यू हमें मिलेगी इट वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी अप्लाई करने वाले हैं, बिकॉज जब आपको प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 मिलेगी वो इलास्टिक होगी, जब आपको प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 मिलेगी वो आपको शो करेगा कि जो प्रोडक्ट है उसकी जो इलास्टिसिटी वो इन इलास्टिक है। और जब आपको प्राइस इलास्टिसिटी एग्जैक्टली इक्वल टू 1 मिले, दिस शोज कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो यूनिट इलास्टिक है। जब हम प्राइस की बात करते हैं, यानी कि उसका मतलब ये कि जब भी प्राइस में चेंज होगा, डिमांड में जो चेंज आएगा, जो परसेंटेज चेंज होगा वो ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। यानी रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कंज्यूमर की जो रिस्पॉन्सिवनेस है इलास्टिक की कंडीशन में वो ज़्यादा होगी। तो पहले हम इसकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम तीनों को आइडेंटिफाई भी करते हैं और स्टडी भी करते हैं। ठीक है, तो इलास्टिक डिमांड ये कहती है कि द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर्स इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इन इलास्टिक डिमांड ये कहती है द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर्स इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एंड यूनिटरी इलास्टिक या यूनिट इलास्टिक आपको ये आइडेंटिफाई करता है कि द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इन डेफिनेशंस को अगर हम ने समझा है तो ये कह रहा है जो आपकी जो आपका प्राइस इलास्टिसिटी है उसमें जब परसेंटेज चेंज आपका क्वांटिटी डिमांड में ग्रेटर देन प्राइस है, तो वो आपकी जो प्राइस है वो जो प्रोडक्ट है वो आपकी इलास्टिक है। दूसरे केस में हमने देखा द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि हमें जो क्वांटिटी डिमांड की जो परसेंटेज हमें रिसीव हो रही है वो कम है एज कंपेयर टू प्राइस के, तो उससे हमें आइडेंटिफाई होगा कि जो भी हमें वैल्यू रिसीव होगी वो 1 से कम होगी, यानी कि वो डेसिमल में होगी ऑब्वियसली। तो जब 1 से कम होगी तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है मेरा वो इलास्टिक है, सॉरी इन इलास्टिक है, वो इन इलास्टिक है। और जब परसेंटेज चेंज टू द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इट मीन्स कि जो आपका जो प्रोडक्ट है वो यूनिट इलास्टिक है। अब इस पूरी पिक्चर का भले आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको कहीं नोट डाउन कर लें, इलास्टिसिटी में थ्रू आउट आपकी ये कॉन्सेप्ट्स काम आने वाले। अब मैंने आपसे बात की थी अभी थोड़ी देर पहले वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले सिनेरियो की। होता क्या है, हमें जो भी परसेंटेज आइडेंटिफाई होगी यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंगली हमें जो भी परसेंटेज यहाँ पर आइडेंटिफाई होगी प्राइस की, उसके अकॉर्डिंगली जब आपके पास डिमांड की जो भी परसेंटेज आपको रिसीव होती है
वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्राइस के। इसका मतलब ये है कि आपका डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर आपका बड़ा है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि प्राइस में जितना चेंज आ रहा है, क्वांटिटी डिमांड में उसके रिस्पेक्टिवली ज़्यादा चेंज आ रहा है। अगर एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट को अगर मैं साइड पे रखूँ, मैं ऐसी ही बात करूँ लेमन लैंग्वेज में कि अगर एक प्राइस में 1 यूनिट का चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड में लेट्स सपोज 1.5 यूनिट का चेंज आ रहा है, तो ऑब्वियसली 1 इज स्मॉलर देन 1.5 विच मीन्स कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो छोटा होगा, मेरा न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो मुझे वैल्यू रेशो की फॉर्म में रिसीव होगी वो हमेशा 1 से ऊपर होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिवनेस है टुवर्ड्स द प्राइस चेंज वो बहुत ज़्यादा है। जैसे ही थोड़ा सा प्राइस में चेंज आता है, प्राइस थोड़ा सा डिक्रीज होती है, कंज्यूमर्स फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं उस चीज़ पे, और कंज्यूमर्स की जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें एक फ्रीक्वेंट चेंज आता है, ज़्यादा चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस। ये तो हो गया हमारा इलास्टिक का सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो इन इलास्टिक, जिसमें आपको क्वांटिटी डिमांड का चेंज कम नजर आएगा, प्राइस का चेंज ज़्यादा नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर प्राइस में 2 यूनिट का चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांड में 1 यूनिट का चेंज आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर के लिए इनइलास्टिक है। आपके प्राइस चेंज की वजह से आपकी जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड है उसके ऊपर जो चेंज आ रहा है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, वो इनइलास्टिक है। कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिवनेस टुवर्ड्स दैट प्राइस चेंज कम है विद इन रिलेशन टू दी, अगर इन कंपैरिजन टू दी इलास्टिक डिमांड या इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी या इलास्टिक जो आपकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो कंज्यूमर की जो इनइलास्टिक की जो आपकी एक रेशो है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से इसको इनइलास्टिक कहा जा रहा है। और थर्ड फॉर्म ये है कि 1 यूनिट का प्राइस चेंज और 1 ही यूनिट का क्वांटिटी चेंज, जो अभी मैंने आपको ग्राफ आइडेंटिफाई किया था वो बेसिकली 1 यूनिट इलास्टिक को आप कह सकते हैं कि वो आइडेंटिफाई कर रहा था। यानी कि 1 यूनिट का प्राइस चेंज था उसमें और 1 ही यूनिट का क्वांटिटी चेंज। जिस तरह से हमने पहले चेक किया था कि $10 की कोई आपकी लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट थी, वो $9 पे उसकी जो प्राइस है वो गिर गई, और जो उसकी जो क्वांटिटी थी वो अगर 2 यूनिट्स पहले कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे थे एट द प्राइस ऑफ $10, नाउ दे वर डिमांडिंग 3 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट एट $9। तो 1 यूनिट का प्राइस चेंज और 1 ही यूनिट का क्वांटिटी चेंज, जिसका जो आंसर है ऑब्वियसली जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होगा तो आपको यूनिट इलास्टिक जो है वो डिमांड देखने को मिलेगी। तो ये 3 बेसिक और बहुत ही इजी इनको आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स यूजुअली इसमें बहुत कंफ्यूज जाते हैं कि इसके पीछे क्या एक फिनोमिना है या ऐसी क्या एक लॉजिक है जिसकी वजह से जो है वो ये किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सी प्रोडक्ट डिमांड इलास्टिक है, सॉरी प्राइस इलास्टिक है, और कौन सी प्राइस इलास्टिक नहीं है, या इन प्राइस इन इलास्टिक है, या कौन सी प्रोडक्ट प्राइस यूनिट इलास्टिक है। तो ये बहुत ही इजी तरीका है, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, और डेफिनेशंस भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं। तो यहाँ तक सो फार आपको कोई भी एम्बिग्विटी हो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट्स। अब हम आगे चल के इसको इसका रिलेशनशिप विद रेवेन्यू देखते हैं, ठीक है। अब प्राइस इलास्टिसिटी को विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू देख लेते हैं। जाहिर सी बात है किसी भी कंपनी का या किसी भी फर्म का जो एक मेन पर्पस ऑफ फंक्शन होता है
वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है और कॉस्ट प्रोडक्शन रिडक्शन होता है, ठीक है। यानी कि अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना और अपने कॉस्ट्स को कम से कम रखना। जब आपके रेवेन्यूज ज़्यादा होते हैं तो डेफिनेटली आपके जो चांसेस ऑफ गेनिंग प्रॉफिट्स हैं वो ऑब्वियसली आपके ज़्यादा होते हैं। तो उस चीज़ को हम यहाँ देख लेते हैं कि जब आपकी प्राइस इलास्टिसिटी अब आपकी ग्रेटर देन 1 है, विच मीन्स कि आपकी जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो इलास्टिक है, उस कंडीशन में जब आपकी प्राइस इंक्रीज होगी तो आपका टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होगा, ठीक है। और जब आपकी प्राइस डिक्रीज होगी तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा। अब आप बोलेंगे कि क्या इसके रट्टे लगाने होंगे? बिल्कुल इसके रट्टे नहीं लगाने होंगे। आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे आइडेंटिफाइड नजर आ रहा है कि रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितना भी आपकी प्राइस में चेंज आ रहा है, यानी कि लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मेरी 1 यूनिट प्राइस इंक्रीज हो रही है तो दूसरे हाथ पे मेरा क्वांटिटी डिक्रीज जो है वो इससे ज्यादा है। व्हेन वी टॉक अबाउट द इलास्टिक डिमांड, तो जब मेरा प्राइस के अकॉर्डिंगली मेरा क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये है जो मुझे कोफिशिएंट की जो एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी दैट वुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। उसका मतलब ये है कि जो क्वांटिटी का जो चेंज आ रहा है वो ज़्यादा है इस फॉर्मूला में और प्राइस का जो चेंज आ रहा है वो कम है। तो डोमिनेट कौन सी वैल्यू करेगी? ऑब्वियसली क्वांटिटी की वैल्यू डोमिनेट करेगी। तो जब भी आपकी प्राइस इंक्रीज होगी तो जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो क्वांटिटी के ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से इन केस ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड आपकी क्वांटिटी के ज़्यादा कंज्यूमर ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस होने की वजह से आपकी जो टोटल रेवेन्यू है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। और जब प्राइस आपकी डिक्रीज हो जाएगी तो जो आपकी क्वांटिटी डिमांड है वो ऑब्वियसली बढ़ेगी। जब क्वांटिटी डिमांड आपकी बढ़ेगी तो आपका जो टोटल रेवेन्यू आपको गेन होगा वहां से वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दी प्रीवियस टोटल रेवेन्यू। तो वो आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ता है। वेयर एज जो प्राइस आपका इनइलास्टिक डिमांड होती है उसमें सिनेरियो साइमल्टेनियसली चल रहा होता है, यानी कि जब आपकी प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी जो डिमांड है उसके ऊपर जो इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, इतना इफेक्टिव नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू दी प्राइस, क्योंकि प्राइस पे जो इफेक्ट आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। प्राइस का जो रेशो है वो ज़्यादा है। तो जो हमारे पास इनइलास्टिक की जो हमारे पास एक जो कोफिशिएंट का जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आती है वो डेसिमल्स में होती है। इसका मतलब ये है कि आपका जो प्राइस है वो यहाँ पे इनइलास्टिक में डोमिनेट कर रहा है। जब आपका प्राइस डोमिनेट कर रहा है इसका मतलब जब कि प्राइस में चेंज आएगा यानी प्राइस ऊपर जाएगी तो इवेंचुअली आपका जो रेवेन्यू है वो भी ऊपर जाएगा। और जब आपकी प्राइस डिक्रीज होगी तो आपका जो रेवेन्यू है टोटल रेवेन्यू वो भी डिक्रीज होगा। जबकि प्राइस जो यूनिट इलास्टिक डिमांड होती है उसमें प्राइस के बढ़ने या कम होने से आपके जो रेवेन्यूज़ हैं उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, बिकॉज आपकी प्राइस जो है वो यूनिट इलास्टिक है। कितना भी इसमें ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन आएंगे, जितना प्राइस में चेंज आएगा उसी के रिस्पेक्टिवली उतना ही परसेंटेज चेंज आपकी क्वांटिटी डिमांड में भी आएगा, जितना परसेंटेज चेंज आपकी प्राइस में आएगा। तो प्रोडक्ट जो निकलेगा वो हमेशा आपका जो जो आपका जो डिवाइड करके जो आपके पास जो रेशो आएगा वो हमेशा 1 होगा। इसका मतलब ये है कि आप कितना कुछ भी इसमें चेंज करें, प्राइस को ज़्यादा करें या कम करें, आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो 1 होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो रेवेन्यूज़ है उसकी टोटल रेवेन्यूज़ पर कोई इफेक्ट इसका नहीं होगा। अब हम इसको ग्राफिकली भी समझ लेते हैं। जो हमने यहाँ पर प्राइस जो डिमांड हमने इलास्टिसिटी को चेक किया उसको हम विद रिस्पेक्ट टू टोटल रेवेन्यूज देख लेते हैं
कि उसका टोटल रेवेन्यूज़ पे कैसे इफ़ेक्ट आ रहा है, और कैसे हम ये चीज़ को क्लेम कर रहे हैं कि अगर डिमांड इलास्टिक है तो टोटल रेवेन्यूज़ जो हैं वो बढ़ेंगे, और अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो टोटल रेवेन्यूज़ जो है वो कम होंगे अगर हम प्राइस बढ़ने की कम होने की बात करते हैं. Right, students, for your feasibility and for your easiness, I've drawn the elastic demand graph over here, showing the total revenue as well, the mathematical calculation of the total revenue. So as we can see over here, when the price was $10, which is represented by P1, my quantity demanded was 2 units. So at $10, 2 unit quantity means my total revenue at the price P1 and the quantity Q1 was $20. Now when there is a 1 unit change in price, as you can see that the price is dropped now from $10 to $9. Now I'll be dealing with the price P2, which is $9. At this price, now the consumers demand 3 units of the product, which means that $9 into 3 units of the product would become $27 of the total revenue. So this graph is self-explanatory, that when there is a when there is a decrease in price, the quantity is increased and the total revenue is also increased. Which means कि पहले हमारा 20 था और अब हम 27 पे स्टैंड कर रहे हैं. Which means कि आपकी जो प्राइस है जब वो डिक्रीज हुई तो क्वांटिटी में जो चेंज आया वो ज़्यादा था, मीन्स कि वो बढ़ी, और उसकी वजह से आपका जो रेवेन्यू चेंज था वो भी बढ़ा. मैथमेटिकली तो आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर दिया कि आपका जो ये प्राइस डिफरेंस है, यानी प्राइस डिक्रीज है, ये रेवेन्यू को इंक्रीज कर रहा है. ग्राफ पे आप इसको किस तरह से इलस्ट्रेट कर सकते हैं, या आप इसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम ये देख लेते हैं. ये आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा यहाँ पे जिसमें हमने x लिखा है, और एक ये रेक्टेंगल है जिसमें हमने y लिखा है. ये वो बॉक्स है जो आपका लॉस इन रेवेन्यू को शो कर रहा है, और ये वो बॉक्स है जो आपका गेन इन रेवेन्यू को शो कर रहा है. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यहाँ पर आपका 1 यूनिट डिक्रीज इन प्राइस हुआ, यानी $1 डिक्रीज इन प्राइस हुआ, और क्वांटिटी आपने यहाँ पे कितनी सेल की? 2 यूनिट्स की. सो 2 into 1 मीन्स कि आपको $2 का लॉस यहाँ पर हुआ. ठीक है, इसका आप स्पेस ऑफ दैट रेक्टेंगल और द साइज ऑफ दैट रेक्टेंगल इटसेल्फ शोज कि आपको जो यहाँ पर जो लॉस हुआ है वो कम है एज कंपेयर टू आपके गेन इन द रेवेन्यूज के. अब गेन इन द रेवेन्यूज आपको कितना हो रहा है कि आपने यहाँ पर 1 यूनिट इंक्रीज इन द क्वांटिटी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपने इंक्रीज 1 यूनिट की जो क्वांटिटी आपकी जो डिमांड थी उसमें इंक्रीज हुआ, आपने 1 यूनिट ज़्यादा सेल किया, जिसकी वजह से आपको पर यूनिट जो आपको एडवांटेज मिला वो $9, यानी जो आपको एडवांटेज मिला वो ये था कि 1 यूनिट आपका इंक्रीज हुआ इनटू $9 इज इक्वल्स टू $9, जिसका मतलब ये है कि आपने जो लॉस इन रेवेन्यू किया है वो कम है इन कंपैरिजन टू दी गेन इन रेवेन्यू. तो आप ग्राफिकली भी इस लॉस और गेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आप
मैथमेटिकली भी इस लॉस एंड गेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने कितना रेवेन्यू इसमें जनरेट किया और किस फॉर्म में आपको रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं। सो आप यहाँ से आपके पास टेक अवे क्या है? टेक अवे आपके पास इलास्टिक प्रोडक्ट्स के लिए ये है कि आप जब भी इलास्टिक प्रोडक्ट्स की प्राइस को डिक्रीज करेंगे, मिनिमम डिक्रीज भी उसकी जो कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिवनेस है उसको स्टिमुलेट करता है और उसकी वजह से आपका जो क्वांटिटी, जो आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। इसकी वजह से आपके सेल्स के चांसेस बढ़ते हैं और उसकी वजह से आपके रेवेन्यूज पर यूनिट इंक्रीज ऑफ द क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होता है। अब हम इनलास्टिक के सिनेरियो में भी इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हम इनलास्टिक की फॉर्म में हम क्या चीज़ ऑब्जर्व करने वाले हैं। ऑलराइट, हियर वी हैव द ग्राफ ऑफ इनइलास्टिक डिमांड which explains another example, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि एक प्रोडक्ट जिसकी डिमांड इनइलास्टिक है, द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट वाज $4 प्रीवियसली और ओरिजिनली, ठीक है, एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ओरिजिनली वाज 8 यूनिट्स एट प्राइस $4, but if due to some reason the price fell to $3, now the quantity demanded is 9 units, यानी कि 1 यूनिट आपका $1 आपका डिक्रीज इन प्राइस हुआ और 1 यूनिट आपका इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड हुआ। देखने में तो ये सिमिलर लग रहा है, बट जो परसेंटेज चेंज है वो डिफर करता है। वो ऐसे डिफर करता है कि हमने इनइलास्टिक के लिए ये चीज स्टडी की थी कि इनइलास्टिक जो आपकी डिमांड होती है उसमें जो आपका प्राइस चेंज होता है दैट इज मोर, जो उसका परसेंटेज चेंज होगा उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी दैट वुड बी डोमिनेटिंग एज कंपेयर टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी एक रिलेटिव वैल्यू आएगी वो डेसिमल में होगी, वो ये शो करेगी कि आपका जो प्राइस है वो यहाँ पर इनइलास्टिक में डोमिनेट करता है और क्वांटिटी डिमांड का कंज्यूमर रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। उसकी वजह से जो आपकी प्राइस चेंजेस हैं और आपका जो टोटल रेवेन्यू चेंजेस हैं वो आपके साइमल्टेनियसली या रिस्पेक्टिवली इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, विच मीन्स कि आपका जब प्राइस इंक्रीज होगा तो आपका टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा और आपका जब प्राइस डिक्रीज होगा तो आपका टोटल रेवेन्यू भी डिक्रीज होगा। अब वो कैसे होगा मैथमेटिकली हम पहले इसको देख लेते हैं। मैथमेटिकली जो आपको फॉर्मूला वाइज जो आपको चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है वो ये कहती है कि when the price was 4 the consumers were demanding 8 units, तो $4 into 8 $32 मीन्स का आपका टोटल रेवेन्यू, ओरिजिनली आपका टोटल रेवेन्यू $32 था, आपकी प्राइस डिक्रीज हुई $3 पर आ गई, आपका क्वांटिटी इंक्रीज हुआ 9 यूनिट्स पे चला गया। नाउ $3 into 9 मीन्स 27, क्वांटिटी इंक्रीज हुआ है, प्राइस डिक्रीज हुआ है, बट जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है आपके पास वो $27 का। इसका मतलब ये है कि आपका जो रेवेन्यू है, प्राइस आपका यहाँ पर डिक्रीज हुआ और रेवेन्यू भी आपका डिक्रीज हो गया, और जबकि जो आपकी क्वांटिटी है वो आपकी इंक्रीज हुई है। इसका मतलब ये है कि ये क्वांटिटी पे बेस नहीं करता इनइलास्टिक डिमांड, इसके ऊपर जो मेजर इफेक्ट है वो प्राइस का है। अब इसको हम ग्राफिकली भी देख लेते हैं। ग्राफिकली अगर आप यहाँ पर देखें तो इस वाई ब्लॉक में या इस वाई स्पेस में आपको लॉस इन रेवेन्यू नजर आएगा, और ये जो एक्स ब्लॉक या एक्स स्पेस है, एक्स एरिया है, इसमें आपको गेन इन रेवेन्यू शो हो रहा है।
लॉस इन रेवेन्यू क्या डिफाइन कर रहा है यहाँ पर? द प्राइस वॉज $4, द कंज्यूमर वर डिमांडिंग $8, सॉरी 8 यूनिट्स, बट जब आपकी प्राइस डिक्रीज हुई $1 प्राइस चेंज आया है, ठीक है, और आपका जो ये एक बॉक्स है ये लॉस को शो कर रहा है, विच मीन्स कि 8 यूनिट्स आर सोल्ड ऑन $1 प्राइस, जिसमें आपको लॉस जो इनकर हुआ वो $8 का हुआ, बिकॉज 8 यूनिट्स इनटू $1 मेक्स $8. ओके, यहाँ पर आपको जो गेन इनकर हो रहा है या जो आपको रेवेन्यू इनकर हो रहा है वो किस तरह से कि आपका 1 यूनिट इंक्रीज इन डिमांड हुआ है, लेकिन आपका जो प्राइस डिक्रीज है अब वो $3 पर है, तो यानी कि $3 इंटू 1 यूनिट मीन्स मेक्स $3. तो आपका जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है वो आपका $3 हुआ है, तो $8 रेवेन्यू डिक्रीज है और $3 आपका रेवेन्यू इंक्रीज है. तो रेवेन्यू डिक्रीज आपका इस केस में जब प्राइस आपकी गिर रही है ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी रेवेन्यू इंक्रीज. तो ये चीज़ आपको ग्राफिकली भी यहाँ पर इलस्ट्रेट और आइडेंटिफाई हो गई कि आपका जो रेवेन्यू है और आपका जो प्राइस है वो साइमल्टेनियसली मूव करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द इनइलास्टिक, बिकॉज उसमें आपकी जो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिवनेस होती है टुवर्ड्स द क्वांटिटी डिमांड वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और प्राइस का जो फैक्टर है, प्राइस का जो आंसर है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है, और जो प्राइस चेंज का परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है, विच इज़ वाई आपको इस किस्म के चेंजेस देखने को मिलते हैं. Alright students, thank you so much for being with us and I hope you have liked my effort. अगर आपको किसी भी लर्निंग एस्पेक्ट से या किसी भी किस्म की कोई और क्वेरी हो रिलेटेड टू इलास्टिसिटी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा. एंड सेकेंडली सपोर्ट कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़. और अगर आप इफ़ यू फील लाइक माई एफर्ट वर्थ अप्रिशिएटिंग, so please share it as much as you can. Thank you so much.